फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग जो सुबह के टाइम पे इस वीडियो को देख रहा है, गुड आफ्टरनून जो आफ्टरनून के टाइम पे इस वीडियो को देख रहा है, एंड गुड इवनिंग उन स्टूडेंट को जो इवनिंग के टाइम पे इस सेशन को देख रहे होंगे। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो आप सारे जानते हो यार कि स्पार्क इंस्टीट्यूट ने जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट के लिए कुछ ऑनलाइन बैचेस को स्टार्ट कर रखा है। जैसे आप जानते हो एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ था जी अभी 8 जून को, नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 15 जून को, जिसका टाइम रहेगा रात को 9 बजे से 11 बजे। लाइव सेशन रहेगा, यूट्यूब पे क्लासेस रहेंगी प्राइवेट लिंक पे, प्लस उसके साथ जूम ऐप पे लाइव क्लासेस। अगर मैं बात करूं उसके बाद 22 जून को भी हमारा एक नया बैच आने वाला है, जिसका टाइम आफ्टरनून का रहेगा। जो टाइम रहेगा वो रहेगा जी 1 बजे से लेके 3 बजे तक पी। पॉइंट क्लियर? ये तो हो गया कि कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मेरे को डिस्कस करनी थी। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले वो ये जो वीडियो है ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। काफी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें सिलोजिज्म का डेमो दिया जाए, हमें सिलॉक्स, जिसको आप सिलॉक्स भी बोल सकते हो और सिलोजिज्म भी बोल सकते हो, कि सर उसका डेमो दिया जाए। तो टीम ने डिसाइड किया कि हम एक सिलॉक्स के एक पार्ट को YouTube के पब्लिक चैनल पे भी अपलोड करेंगे और प्राइवेट चैनल पे भी। और इस वीडियो के आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी सारी की सारी इस सिलॉक्स चैप्टर की, वो सारी की सारी प्राइवेट लिंक पे ही अपलोड की जाएगी। और वही स्टूडेंट उन सारी विजिट को उन सारी वीडियोस को देख पाएंगे जिन स्टूडेंट ने इस बैच को इनरोल कर रखा होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के टॉपिक की तरफ आता हूं। और हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा जी, फर्स्ट टॉपिक हमने इनइक्वालिटी को पढ़ लिया हुआ है, और हमारा सेकंड टॉपिक रीजनिंग का रहेगा जी सिलोजिज्म। आप इसको सिलॉक्स भी बोल सकते हैं और सिलोजिज्म भी बोल सकते हो। यहां तक क्लियर है जी? अगर मैं सिलॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले एक बात आपसे मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। एक सेकंड। अगर मैं सिलॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये एक और भी बात है कि काफी सारे स्टूडेंट ने इस टॉपिक को कहीं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं भी इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा, या काफी सारे स्टूडेंट ने इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं, इस सेशन को देखने के बाद ये कम से कम मैं 7 या 8 पार्ट में इस वीडियो के ऊपर काम करेंगे, एटलीस्ट 7 या 8 पार्ट पे। वो स्टूडेंट जब 7 और 8 पार्ट को अच्छे से समझ लेगा तो उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, आप बेसिक को तो जानोगे। आप देखोगे जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ऑन मॉनिटर सॉल्व होते हैं ना भाई साहब, वैसे ही आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को ऑन मॉनिटर सॉल्व करना शुरू कर दोगे इन 7 पार्ट को देखने के बाद। पॉइंट क्लियर है? पहला पार्ट जो रहेगा वो पब्लिक रहेगा यूट्यूब और प्राइवेट पे भी, और आने वाले जितने भी इसके पार्ट रहने वाले हैं वो सारे के सारे प्राइवेट चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है जी? अगर मैं टॉपिक पे आता हूं, अगर मैं सिलोजिज्म की बात करूं तो ये बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। और आप जानते हो प्री में ये चैप्टर कितने नंबर का आता है जी? 5 नंबर। इस चैप्टर को मैंने इनइक्वालिटी की बात क्यों उठाया, क्योंकि काफी सारी सिमिलैरिटीज रखता है ये चैप्टर इनइक्वालिटी के साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑप्शंस को लेके, इसमें भी स्टेटमेंट रहती है, कंक्लूजन रहता है, क्या क्या होगा इस चैप्टर में, क्या क्या हम चीजों को पढ़ रहे होंगे। तो बने रहो मेरे साथ और इस वीडियो को अच्छे से समझना। क्लियर सर? अगर मैं सिलोजिज्म की बात करूं सबसे पहले, तो जैसे मैंने बताया कि ये चैप्टर आपका जेके बैंक, इवन बात करूं पीओ की, इवन बात करूं बीए की, तो कितने नंबर का प्री में आने वाला भाई साहब? 5 नंबर का। अगर मैं सिलोजिज्म को हिंदी में बोलूं तो हिंदी में बताओ शाबाश मेरे को क्या बोला जाता है? तो हिंदी में इसको बोला जाता है जी न्याय वाक्य। क्लियर सर? सबसे पहले सिलोजिज्म की क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो पेपर में हमसे पूछा जाने वाला है। सबसे पहले पेपर में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे आपने देखा इनइक्वालिटी के चैप्टर में सबसे पहले क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट। उसी तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाएगी कुछ इस तरह से, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, सम सी इज डी, नो डी इज ई।
तो एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, पेपर में जब प्री का पेपर होगा ना, वहां पे जो सिलोजिज्म की स्टेटमेंट होगी वो एट लीस्ट 2 लाइंस की होगी, कम से कम 2 लाइनों की तो होगी, मैक्सिमम वो 3 या 4 की भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर? तो ज्यादा आपको पीओ जैसे बीए जैसे एग्जाम में जो आपको स्टेटमेंट मिल रही होगी वो मैक्सिमम 3 लाइनों की ही मिल रही होगी। ये बात क्लियर है जी? सो यहाँ पे मैंने 4 लाइंस की एक स्टेटमेंट को लिखा है। इसके बेस पे एग्जामिनर हमसे क्या कर रहा होगा, कंक्लूजन 2 पूछ रहा होगा, जैसे इनइक्वालिटी में था, जैसे मैंने पहले कंक्लूजन में कहा नो ई इज ए, दूसरे में मैंने जैसे कहा सम ए इज सी। क्लियर सर? इसके बाद क्या होता है, आपको एग्जामिनर ऑप्शन देता है, सेम जैसे इनइक्वालिटी में था, फर्स्ट ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो, शाबाश, ओनली सेकंड फॉलो, आइदर 1 और 2, बोथ 1 और 2 फॉलो, साथ में लास्ट वन यूर नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। क्या ये बात क्लियर है? आप लोगों को एक बेसिक बात क्लियर हो चुकी होगी कि पेपर में सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होता है, स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट के बेस पे एग्जामिनर क्या दे रहा होगा, कंक्लूजन दे रहा होगा, और उसी के बेस पे क्या पूछ रहा होगा, ऑप्शन। तो आपको पेपर में क्या होगा, इस तरह के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन कितने नंबर के बन गए, शाबाश सर? 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 5 इंटू 1 टोटल कितने नंबर की वेटेज, 5 नंबर की वेटेज। क्या इस बात को समझ पाए? शाबाश। अब छोटी सी एक और बात, जैसे हम इनइक्वालिटी में करते थे, सपोज मैं कर रहा हूं कि इस स्टेटमेंट के बेस पे अगर पहला कंक्लूजन ट्रू हो जाता है और दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाता है, फॉल्स, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरा कंक्लूजन का पहला कंक्लूजन ट्रू मिले और दूसरा कंक्लूजन क्या मिले, फॉल्स, तो उस केस में ऑप्शन कौन सा क्लिक होगा जी, ओनली 1 फॉलो। अगर मैं बात करूं इस तरह से हो तो फिर ऑप्शन कौन सा क्लिक होगा, शाबाश, ओनली सेकंड फॉलो। अगर आपके दोनों कंक्लूजन ट्रू होंगे तो कौन सा कंक्लूजन क्लिक होगा जी, बोथ, कौन सा ऑप्शन, बोथ 1 और 2 फॉलो। अगर आपके दोनों कंक्लूजन फॉल्स होंगे तो फिर ऑप्शन कौन सा क्लिक होगा, तो जैसे आपने इनइक्वालिटी में सीखा था फर्स्ट टॉपिक पे, इनइक्वालिटी के पार्ट 1 में, तो दोनों कंक्लूजन फॉल्स होने पे फिलहाल हमने अभी नाइदर का कंसेप्ट को लेके चलना है। आगे जाके जब हम तीसरा या चौथा पार्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम आइदर के केस को भी डिस्कस करेंगे। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? फिलहाल आपको 4 ऑप्शन का क्लिक करना आना चाहिए कि पहला कब लग रहा होगा, सेकंड कब लग रहा होगा, बोथ कब आएगा और नाइदर कब आएगा। अगर यहां तक की कहानी को समझ पाए हो तो मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इन चीजों को राइट आउट। क्लियर सर? सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक कहानी को जान लेते हैं कि ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है, और फिर मैं जल्दी ही क्वेश्चनों के बेसिक पे आऊंगा, और बेसिक को करने के बाद मैं इसके ट्रिक पे आऊंगा। और आप लोग देखोगे जैसे आपने इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड सॉल्व किए पुरानी वीडियो के कंसेप्ट को लेके, ऐसा ही काम आप इस सिलोजिज्म की वीडियो को देखने के बाद कर रहे होंगे। क्लियर सर? पेशेंस रखना, मेरे पे विश्वास रखना। जब हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में जूम लाइव पे, तो आप देखोगे कि सर वाकई में ही क्वेश्चन ये ऑन मॉनिटर सॉल्व हो रहे होंगे विदाउट कॉपी और पेन। बट उससे पहले हमें कुछ चीजों के ऊपर काम करना होगा। क्लियर सर? सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक का नाम रहेगा जी सिलोजिज्म। अगर मैं सिलोजिज्म की बात करूं तो इस चैप्टर में हम 2 टर्म्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन पॉजिटिव स्टेटमेंट और सेकंड वन नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या ये बात क्लियर है? मैंने क्या कहा कि इस चैप्टर में हमने जैसे देखा था ना, स्टेटमेंट आई थी, कंक्लूजन आए थे, तो हमने क्या कहा इस चैप्टर में आप क्या रीड करोगे, 2 तरह की स्टेटमेंट को पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट वन पॉजिटिव और अनदर वन नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम कौन कौन सी टर्म को पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टर्म सम को और सेकंड टर्म ऑल को। ये मतलब क्या है इनका, अभी हम थोड़े ही विद इन 2-3 मिनट इन पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगेन सिलोजिज्म में हम 2 स्टेटमेंट को रीड करेंगे। फर्स्ट वन पॉजिटिव स्टेटमेंट और सेकंड वन नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम किन टर्म्स को पढ़ रहे होंगे, सम और ऑल को।
अगर आपके सामने दिए गए क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको सम दिख रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी फैमिली का पर्सन है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट में से आया है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ऑल दिया होगा तो अगेन मतलब क्या रहने वाला है, ऑल का मतलब अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर दी गई स्टेटमेंट में एग्जामिनर वर्ड यूज कर रहा होगा नो, क्लियर सर, ऑल नॉट और सम, तो कहने का मतलब वो सारे वर्ड जिनके साथ नो और नोट की सेंस आ जाए, तो ये सारे के सारे वर्ड कौन सी फैमिली को डिफाइन कर रहे होंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट को। क्या यहां तक की कहानी समझ पाए? अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, सिलोजिज्म में आप दो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फर्स्ट वन पॉजिटिव स्टेटमेंट, शाबाश, सेकंड वन नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन कौन सी टर्म को पढ़ेंगे, फर्स्ट वन सम को और ऑल को। नेगेटिव में कौन कौन को, किन किन टर्म्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट वन नो, ऑल नॉट और सम नॉट। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो बेटा एक बात को समझो, ये सारे की सारी टर्म्स एग्जामिनर आपकी स्टेटमेंट में भी यूज कर सकता है और ये सारी की सारी टर्म्स को एग्जामिनर कंक्लूजन में भी यूज कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है? अगेन मैंने क्या कहा कि ये सारी की सारी टर्म्स को एग्जामिनर स्टेटमेंट में भी यूज कर रहा होगा और इन सारी टर्म्स को एग्जामिनर कंक्लूजन में भी यूज कर रहा होगा। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? फिर क्या होता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर में कितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो गाइस टाइप नंबर 1, अगर मैं बात करूं टाइप नंबर 1, टोटल हम 3 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। टाइप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सर डेफिनेट केस, डेफिनेट केस की बात करूं तो इसको आप 100% केस भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर सर? मैंने क्या कहा कि डेफिनेट केस को आप 100% केस भी बोल सकते हो। टाइप नंबर 2 में हम रीड करेंगे सर पॉसिबिलिटी केस, शाबाश, क्लियर सर, पॉसिबिलिटी केस। और टाइप नंबर 3 में हम रीड कर रहे होंगे सर रिवर्स सिलोजिज्म, जो 101% पीओ के मेंस में देखने को ये टाइप मिल रही होगी। क्लियर सर? देखो इन तीनों टाइपों के लिए सबसे पहले हम बेसिक को भी पढ़ेंगे और उसके बाद मैं ट्रिक पे भी आने वाला हूं। पॉइंट क्लियर है? बट पेशेंस रखना, काफी सारे स्टूडेंट कहीं से भी उन्होंने पढ़ रखा होगा, तो वो थोड़ा पेशेंस रखना। बेसिक को क्लियर करने के बाद उसके नेक्स्ट जितनी भी वीडियो रहेगी, जहाँ इस आज का जितना भी कंसेप्ट रहेगा वो एक नया कंसेप्ट ही होगा और वो नई चीजों को ही सीखने वाले हैं इस टॉपिक में मेरे साथ। यहां तक क्लियर सर? तो मैंने अगेन क्या कहा कि इस चैप्टर में हम 3 टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन डेफिनेट केस, टाइप 2 पॉसिबिलिटी केस और टाइप 3 रिवर्स सिलोजिज्म। और रिवर्स सिलोजिज्म की बात करूं तो ये मेंस में पूछा जाता है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? शाबाश। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो एक छोटी सी बात और, पेपर में जो स्टेटमेंट होती है या कंक्लूजन होती है तो वो किस किस लैंग्वेज के साथ बन के आ सकती है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन एग्जामिनर इस तरह से लिख सकता है सर, सम ए इज बी, ऐसे लिख सकता है। ए और बी एक मतलब कहने का मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, यहां सम मैंगो और एप्पल्स हो सकता है, ठीक है जी, सम बस और ट्रक हो सकता है। तो ए और बी की जगह कोई भी मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट को यूज कर सकता हूं। बट फर्स्ट सम, जैसे मैंने कहा सम को किस तरह से लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ये स्टेटमेंट में भी कर सकता है और कंक्लूजन में भी कर सकता है। नेक्स्ट वन ऑल ए इज बी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं सम ए इज बी, ऑल ए इज बी। अगर मैं बात करूं नो ए इज बी, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं सम ए इज नॉट बी, क्लियर सर। आज के टाइम पे आप देख रहे हो यार ओनली ए इज बी, ऐसी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन बन के आ रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कंक्लूजन की जो अभी लिखने जा रहा हूं, तो आपके जेके बैंक ने पीओ और आपका बीए के एग्जाम में फर्स्ट टाइम पूछा था और उसके बाद आईबीपीएस ने भी पूछना शुरू कर दिया। आप जानते ही हो सर, ओनली अ फ्यू ए इज बी। तो
इन सारी स्टेटमेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। इवन ये स्टेटमेंट भी बन सकती हैं और कंक्लूजन भी अच्छे से इन सारे कंसेप्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम इस सम वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। क्लियर सर? तो लिखो फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ साथ, व्हेन सम इज यूज्ड। शाबाश, लिखिए व्हेन सम इज यूज्ड। शाबाश। जब भी सम का यूज किया जाएगा तो उस केस में आपकी अप्रोच क्या रहने वाली। अभी आपने देखा ना, एक सम लिखा हमने पॉजिटिव में, एक ऑल लिखा, एक नो लिखा, एक सब नोट लिखा। तो इन सारे मतलब को पहले एक एक करके समझेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर में, और फिर उसके बाद हम जाके कहीं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। पहले बेसिक, फिर इन्हीं टर्म्स को शॉर्टकट, और देन क्वेश्चन एक्सरसाइज। क्लियर सर? तो टेंशन नहीं लेनी, ढेर सारा काम करने वाले हैं इस चैप्टर पे, बस पेशेंस रखना है। क्यों सर? क्योंकि इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म पेपर में कितने नंबर के आते हैं, जैसे आप जानते हो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा सर, 5 और 5। ये जो 10 नंबर होते हैं ना सर, ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे आपके प्री को क्वालिफाई करने में। मोस्टली स्टूडेंट इन 10 में से 10 नंबर को तो ले रहते हैं, बट वो टाइम ले लेते हैं 5 से 7 मिनट। क्या इस बात को एग्री कर रहे हो? वो स्टूडेंट इस 10 नंबर के लिए टाइम ले लेते हैं 5 से 7 मिनट। बट मेरे पे विश्वास रखना, इन 7 पार्ट को देखने के बाद आप इन 10 नंबर को दोनों को 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट आप ये 10 क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में। क्लियर सर? सो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, जैसे व्हेन सम इज यूज्ड, जब भी सम की बात की जाएगी तो सम का मतलब क्या रहेगा। एग्जांपल में लिखिए सर, सम ए इज बी। पॉइंट क्लियर है जी? एग्जांपल का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। क्लियर सर? एग्जांपल में अभी मैं एक एक सिंगल टर्म्स को लेके चलूंगा और इनकी इंपॉर्टेंस को समझूंगा। तो जैसे स्टेटमेंट ने कहा सर सम ए इज बी, इसके बेस पे एग्जामिनर हमारे सामने कंक्लूजन लिख रहा है। सर देखना, सम बी इज ए, सम A is B, all A is B, all B is A, sum A is not, पहले लिख लो, no A is B, no B is A, sum A is not B, और sum B is नॉट ए। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो पेपर में क्या होगा, स्टेटमेंट के बेस पे, जैसे हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था, किसी एक स्टेटमेंट के बेस पे 2 ही कंक्लूजन पूछे जाएंगे, बट मेरा नंबर ऑफ कंक्लूजन लिखने का एक ही मतलब है, एक ही मोटो है, ताकि लास्ट तक आते आते कहीं ना कहीं आप सम के मतलब को अच्छे से समझ लो। क्लियर सर? सबसे पहले हम इस चैप्टर में वेन डायग्राम का भी यूज करने वाले हैं, और फिर वेन डायग्राम को अच्छे से समझने के बाद हम वेन डायग्राम को कन्वर्ट कर देंगे एक शॉर्टकट की फॉर्म में। क्लियर सर? सबसे पहले देखो पेपर में क्या होता है, जो स्टेटमेंट होती है ना, जो इनइक्वालिटी में काम किया था, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जज। ये बात अपने आप में क्या, डेफिनेटली ट्रू। कंक्लूजन का मतलब वकील। वकील ने इन आर्गुमेंट को आपके सामने रखा, डिसाइड कौन करेगा? जज। अगर जज को लग रहा होगा ये बात सही है तो ट्रू, अगर नहीं लग रहा होगा तो फॉल्स, जैसे इनइक्वालिटी में किया था। तो देखो सबसे पहले वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में वेन डायग्राम का मतलब समझूं, तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो सर्कल की फॉर्म में की जाती है सर। पॉइंट क्लियर है? 2 वर्ड है, जैसे मैंने कहा, एक है जी आपका ए और एक है जी बी, 2 वेरिएबल है। अब इनमें एग्जामिनर ने एक वर्ड को यूज किया कि सर सम ए इज बी, तो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या रहने वाला सर? सम ए इज बी। क्या ये बात क्लियर है? सर कोई स्टूडेंट कहेगा सर ऐसे लिख लो, सर नो प्रॉब्लम। कोई स्टूडेंट कहेगा सर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं। सर एक बात मेरे को बताओ, स्टेटमेंट ने कहा था, जज ने कहा था सिर्फ सम का मतलब सम ए इज बी, कुछ ए ही क्या होने चाहिए? बी होने चाहिए। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का तो मतलब सेम है, क्या यहाँ सेम सेंस मिल रही है? तो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, और जब भी एग्जामिनर सम की बात कह रहा होगा तो सम के लिए ऑलवेज जो डायग्राम बनने वाला है वो इस तरह से बनने वाला है।
और वेन डायग्राम का हिंदी में डेफिनेशन ये होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्लियर सर? आगे जाके जब मैं क्वेश्चनों पे आऊंगा तो मैं वेन डायग्राम की स्टेटमेंट को और ज्यादा डिफाइन करूंगा आपके साथ। फिलहाल आप इतना मान के चलो कि वेन डायग्राम को सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करना होता है सर। अगर सम लिखा है तो डायग्राम बनने की कंडीशन ये रहने वाली है। फिर आपने क्या करना है, जब आपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है पहले डायग्राम में, फिर आपने स्टेटमेंट को भूल जाना है, फिर आपके लिए स्टेटमेंट का रोल कौन प्ले करेगा, ये डायग्राम। इस डायग्राम के बेस पे आपने इन कंक्लूजन को बताना है कौन सा ट्रू रहने वाला है, कौन सा फॉल्स। फर्स्ट कंक्लूजन में लिख रखा है सम बी इज ए। इसका मतलब क्या, कुछ बी क्या ए। इस बात को हमें यहां पे चेक करना होगा, क्या वाकई में कुछ बी का पार्ट ए है। सर हाँ सर, हमें तो दिख रहा है, सर हमें तो दिख रहा है कि सम ये क्या है कि आपका ए प्लस बी, ये बात मानते हो। तो इसने कहा सम बी इज ए, तो आप बोल रहे हो सर हाँ भी वाक्य में दिख रहा है सम बी इज ए, तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगला कंक्लूजन क्या है, सम ए इज बी। तो आपने कहा सर हमें तो सम ए इज बी भी तो दिख रहा है, तो अगेन सेकंड वन क्या हो गया, ट्रू। तो एक कंसेप्ट यहां और अपने माइंड में अपडेट करो, जब भी गिवन स्टेटमेंट को कंक्लूजन में रिपीट किया जाएगा, मैंने क्या कहा, जब भी गिवन स्टेटमेंट को एज इट कंक्लूजन में रिपीट किया जाएगा तो रहने वाला कंक्लूजन डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू। ऑलवेज आंखें बंद करके इसको सही करो। क्या यहां तक क्लियर है? अगला कंक्लूजन देखो, ऑल ए इज बी। इसका मतलब क्या, सारा ए क्या बी। जब मैं इसके पास गया तो क्या सारा ए बी दिखा, सर नहीं दिखा, तो क्या होगा, फॉल्स। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, ऑल बी इज ए। क्या सारा बी आपको ए दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, तो फॉल्स। नेक्स्ट, नो ए इज बी। इसका मतलब क्या है, कोई ए क्या नहीं है, बी, जबकि कुछ तो है। यहां पे तो गलत बोला जा रहा है ना इस बात को लेके, तो क्या किया जाएगा, फॉल्स। नो बी इज ए, अगेन क्या होगा, फॉल्स होगा सर। सम ए इज नॉट बी, शाबाश। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, कुछ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका बताओ ट्रू या फॉल्स, तो कुछ बच्चे इसको ट्रू कर रहे होंगे और कुछ बच्चे इसको फॉल्स कर रहे होंगे, और अगेन सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इन 8 कंक्लूजन के नीचे एक नोट लिखिए, शाबाश। उस नोट में एक लाइन को लिखो, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। सर जानते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है, सर सम और ऑल। इफ द गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंक्लूजन कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर दी गई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके कंक्लूजन कभी भी क्या नहीं होने वाले, नेगेटिव नहीं होने वाले। क्या यहां तक क्लियर? अगेन मैंने क्या कहा कि अगर स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव तो उसके कंक्लूजन कभी क्या नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। अब मेरे को ये बताओ, इस ए और बी में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया, सम यूज किया गया, और सम कौन सी स्टेटमेंट है, सर पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इस स्टेटमेंट में ए और बी के लिए जो स्टेटमेंट यूज की गई है वो तो पॉजिटिव है। अगर ए और बी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ए और बी का कंक्लूजन कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस रिजल्ट ने यही तो बताया। और यहां पे जहां जहां मेरे को नोट दिखा, नो दिखा, तो ये पांचों कंक्लूजन, लास्ट वाले 4 कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी सर, शाबाश। क्या ये बात क्लियर? फिर भी किसी बच्चे के मन में सर डाउट आया, सर कि ये वाला पार्ट तो सर बी है ही नहीं है, तो सर आप इसको ट्रू क्यों नहीं कर रहे? फिलहाल अभी तो मैंने इसको क्या कहा, इस नोट के अकॉर्डिंग ये भी कंक्लूजन फॉल्स और ये भी कंक्लूजन फॉल्स। बट अभी भी किसी स्टूडेंट के मन में डाउट आया कि सर ये पार्ट तो सर बी दिख ही नहीं रहा, अगर नहीं दिख रहा तो सम नोट ही हुआ, तो इसको ट्रू करो सर। तो सर आपकी मन की शांति के लिए ही आप मेरे साथ जुड़े हो, तब तक देखते रहो मेरे साथ आज तक। देखो सर, बात को समझना, एक छोटी सी बात को समझना। सर मैंने आपको कहा सर, जैसे मैंने आपको कहा सर कि सर सपोज ये एक पानी का गिलास है। सर इस गिलास में क्या है कि सर 80% पानी है और 20% गिलास क्या खाली है ना। 80% पानी है और 20%, चलो मैंने कहा सर ये पानी का गिलास है, इस गिलास में 2% पानी है और 98% गिलास क्या खाली। 2 स्टूडेंट बैठे थे, मैंने उनको कहा यार इस वाले गिलास को ना एक लाइन में डिफाइन करो। तो एक बच्चे ने कहा सर 2% पानी है और एक ने कहा सर 98 खाली है। तो भाई साहब 2% जिसने कहा पानी है तो उसने इसकी पॉजिटिविटी को देखा और 98 वाले ने क्या देखा, नेगेटिविटी को। तो इस लोग हमें एक और बात को बोलता है कि सर हमेशा हमें इस चैप्टर में क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है।
कंक्लूजन के रिगार्डिंग हमें ऑलवेज क्या रहना, पॉजिटिव रहना। क्या इस बात को समझ पाए? तो उसके अकॉर्डिंग सर अगर सम ए बी है, ये तो पॉजिटिव बात थी, तो उसी टाइम सम ए इज नॉट बी ट्रू नहीं हो सकता, सो ये कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। क्या इस बात को समझ पाए? अगेन मैंने क्या कहा, हमें इस चैप्टर में क्या रहना, पॉजिटिव रहना। और एक और पॉइंट, हमें इस चैप्टर में इमोशनल नहीं होना, खुद से नहीं सोचना सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमें सिर्फ चीजों को समझना है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि सर सही बोल रहे हैं, तो इसको एक्सेप्ट करो और चीजों को आगे कंटिन्यू करो। क्या यहां तक क्लियर है? नोट ने भी तो हमें यही कहा कि इफ गिवन स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां तक क्लियर? और हमें इस मीनिंग ने भी क्या बताया कि हमें ऑलवेज क्या रहना, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या नहीं होगा, नेगेटिव। तो इस बात को हम इंग्लिश में ऐसे समझ रहे हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इन 8 कंक्लूजन में अगर आपको डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मार्क करके उस पॉइंट को। क्लियर सर? यहां तक भाई साहब किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पे, शाबाश, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अभी हम चीजों की शॉर्टकट को भी समझोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी वेट रखो। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको कहा सर, जैसे सर ऑल ए इज बी, पॉइंट क्लियर है? शाबाश, वेन डायग्राम को ड्रॉ कर दो। जैसे आप सबने कहा होगा सर ऑल ए इज बी, क्या सही है सर? किसी ने कहा सर मैं ए को यहाँ थोड़ा सा साइड में जाता हूँ, फिर ये भी सही है, ए की मतलब है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ए बी से बाहर नहीं होना चाहिए। क्लियर सर? ये स्टेटमेंट क्या 100% ट्रू, और यही इसका एक्चुअल में वेन डायग्राम बनाने का एक तरीका है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगेन आपके सामने मैं कुछ कंक्लूजन को लिख रहा हूँ सर, शाबाश। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए इज बी, सम बी इज ए। देखो बात को समझो, ये जो कहानी कर रहे हैं ना, पहले हम इन सभी वर्ड्स के मीनिंग को समझ रहे हैं। अगर हमें इन वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर कर लिया तो फिर जाके हम शॉर्टकट को इजिली समझ पा रहे हो। क्लियर सर? तो सम ए इज बी, सम बी इज ए। शाबाश, आप साथ साथ बताओगे कौन सा ट्रू, कौन सा फॉल्स? ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए। अगेन सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। नेक्स्ट, नो ए इज बी, नो बी इज ए। शाबाश, इन कंक्लूजन को बताओ कौन सा ट्रू, कौन सा फॉल्स? हाँ जी सर, प्लीज जल्दी से इन कंक्लूजन को बताओ। सर देखिए, आपने कहा सर स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में जब कन्वर्ट कर लिया तो स्टेटमेंट को नहीं देखना होता। अब हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा इस डायग्राम के ऊपर। इसी डायग्राम के बेस पे हम कंक्लूजन को बताएंगे कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स। जैसे पहला कंक्लूजन क्या है, सम ए इज बी, तो सर कुछ बच्चे इसको ट्रू कर रहे होंगे और कुछ फॉल्स कर रहे होंगे। अगेन कोई ट्रू कोई फॉल्स। ऑल ए इज बी, सर ये तो स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, यहां तो समझ पाए ये डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू ही होगा। अगला कंक्लूजन क्या है, ऑल बी इज ए, इसका मतलब क्या, सारा बी क्या ए। क्या आपको सारा बी ए के अंदर दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। यहां तक की कहानी क्लियर? सर आपने एक और बात को कहा कि सर अगर दी गई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सर ए और बी के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है, ऑल। ऑल कौन सी फैमिली का पर्सन, पॉजिटिव। तो दिए गए वर्ड का अगर पॉजिटिव फैमिली है तो ए और बी के साथ कभी क्या नहीं होगा सर, नॉट, नो नहीं होगा, और लास्ट के चारों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। पहली अप्रोच को आपने समझा कि सर इनको जल्दी फॉल्स कैसे करना होता है। अगर दी गई स्टेटमेंट में सारी की सारी स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव, तो उनका कंक्लूजन कभी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यहां तक क्लियर? अब आओ इन फर्स्ट 2 कंक्लूजन पे, किसी को लग रहा है ट्रू और किसी को लग रहा है फॉल्स। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ यार, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ। मैंने कहा सर, एक बात को समझना, मैंने कहा सर मान लो ये मेरा एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में एक चेयर है। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं ऑल चेयर इन दिस क्लासरूम। चेयर क्या है, ए, और क्लासरूम क्या है, बी। मैंने कहा सर चेयर क्या है, ए, और क्लासरूम क्या है, क्लास रूम क्या, बी। स्टूल ले लो, सी कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने कहा ये जो स्टूल है ना, ये सारा का सारा क्या है, इस क्लासरूम में, तो डायग्राम तो ऐसे ड्रॉ होगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर सारा स्टूल इस क्लासरूम में है तो इस स्टूल की सिंगल लेग्स भी कहाँ होगी,
सर सिंगल लेग्स तो क्लासरूम में ही होंगी, और सिंगल लेग्स को क्या मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, सम ए इज बी। क्या बात समझ आई? क्या आप इस बात को समझ पाए? मैंने अगेन क्या कहा, मैंने कहा अगर सारा स्टूल इस क्लासरूम में है तो स्टूल की सिंगल सिंगल लेग्स भी कहाँ होगी? सर सिंगल लेग्स तो क्लासरूम में होगी। अगर क्लासरूम में होगी तो उसी बात को यहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा होगा, सम ए इज बी। क्या ये बात समझ पाए? क्लियर सर? और आपका पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपका स्टूल इस क्लासरूम में है तो सर कहीं ना कहीं स्टूल के नीचे क्लासरूम का थोड़ा सा पार्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहे बाकी सारा क्लास खाली है अपने आप में, बट स्टूल के नीचे थोड़ा सा पार्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो वही तो पॉजिटिव पार्ट था जिसको आपको क्या करना है? ट्रू करना है। तो कहने का मतलब सम बी इज ए बी क्या होगा? ट्रू। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगेन एक और नई एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोग एक बात को जानते हो, सर ऑल जम्मू इज इंडिया। क्या एग्री कर रहे हो सर? ऑल जम्मू इज इंडिया। अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, आप सारे ही जम्मू के हो, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका घर कहां पे है, तो आप यही कहोगे सर इंडिया में है। तो आपका घर क्या है? जम्मू का सम पार्ट, और ये सारा किस में है? इंडिया में। तो सेंस लिखने का तरीका क्या होगा सर? सम जम्मू इज इंडिया। उसी बात को ये यहां लिख रहा है, सम ए इज बी। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्पार्क इंस्टीट्यूट, मैंने कहा ऑल जम्मू इज इंडिया, और आपसे पूछूं कि स्पार्क इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो आप यही कहोगे सर जम्मू में है सारा का सारा, और सारा जम्मू अगेन किस में है? इंडिया में। तो क्या मैं इस बात को ऐसा भी लिख सकता हूं कि मतलब स्पार्क इंस्टीट्यूट इज इन इंडिया? तो कहने का मतलब स्पार्क इंस्टीट्यूट तो जम्मू का सम पार्ट ही है, तो सम ए इज बी इस तरह से लिखा जा सकता है। अब मेरे को ये बताओ, मैं इस बात को रिवर्स करके भी बोल सकता हूं सर इस तरह से कि इंडिया का कुछ पार्ट स्पार्क इंस्टीट्यूट भी है। क्या है कि नहीं है? इंडिया का कुछ पार्ट क्या जम्मू है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आपकी दी गई स्टेटमेंट इस तरह के डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट हो रही होगी, तो चाहे आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, चाहे आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो। पॉइंट क्लियर है? अगर यहाँ पे सम के कंक्लूजन यूज किए जा रहे हैं पॉजिटिव, वो सारे के सारे क्या होंगे? ट्रू। उनके ऊपर आपने चीजों पे सोचना ही नहीं है। क्या ये बात समझ पाए? अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, अगर आपके सामने, अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए हो, तो मैंने आपके सामने लिखा सर एक स्टेटमेंट में, ऑल स्टूल आर क्लास, ऑल क्लास आर स्पार्क इंस्टीट्यूट। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? और अगर मैं आपसे पूछूं सम स्टूल इज स्पार्क इंस्टीट्यूट, तो ये क्या होगा? ट्रू। तो कहने का मतलब सम के पॉजिटिव कंक्लूजन, चाहे वो अंदर से बाहर की तरफ जाए, चाहे बाहर से अंदर की तरफ आए, तो सारे के सारे क्या होंगे? ट्रू। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर कहानी क्लियर है, यही बात तो यहां समझाई गई थी। अब यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगर क्लियर है तो चलो सर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शाबाश। नेक्स्ट लिखिए एग्जांपल नंबर 3 लिखो, व्हेन नो इज यूज्ड। यहां आएगा व्हेन सम इज यूज्ड, व्हेन ऑल इज यूज्ड, व्हेन नो इज यूज्ड। और एग्जांपल में लिखो सर नो ए इज बी। बस लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम इस अप्रोच पे आएंगे। मैंने क्या कहा? व्हेन नो इज यूज्ड। तो डायग्राम कैसे बनेगा? एक बात को देख लो, नो ए इज बी का मतलब क्या है? ये सर ए है और ये क्या है? बी। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो, जब भी नो की बात की जाएगी किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, तो ड्रॉ करने का तरीका क्या रहेगा? उन दोनों में एक लाइन को लगाना है और लिख देना है क्रॉस। ये क्रॉस जरूर लगाना है। मैंने क्या कहा? जब भी नो बोला जाएगा तो आपको दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को ड्रॉ करना है और दोनों के बीच में एक लाइन को लगाना और लगा देना है क्रॉस। यहां तक क्लियर है? तो मतलब इस स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आज के बाद। अब मैं आपसे इस पे अगेन कंक्लूजन कुछ पूछ रहा हूं सर, जल्दी से। शाबाश। कंक्लूजन नंबर 1, जैसे कि नो ए इज, नो बी इज ए, नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, ऑल बी इज ए, सम ए इज बी, एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर? अभी हम चीजों का बेसिक पढ़ रहे हैं, इन सारे वर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, फिर आगे जाके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी लेंगे। ठीक है जी? और इसके बाद हम एक छोटी सी अप्रोच पे भी आने वाले हैं। तो पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं।
तो अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेटमेंट ने कहा नो ए इज बी। देखो एक जज उसने डेफिनेट बोल दिया कि सारा का सारा ए क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। तो कंक्लूजन नंबर 1 देखो, नो बी इज ए। अगर सारा ए बी नहीं है, मैंने कहा नो इंडिया इज पाकिस्तान, ये एक स्टेटमेंट है, और आपसे पूछूं कंक्लूजन में नो पाकिस्तान इज इंडिया, तो ये बात तो सही है ना अपने आप में। क्या ये बात क्लियर हुई? अगेन स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है तो क्या होगा, ट्रू होगा। अब मेरे को एक छोटी सी और बात बताओ, सर दी गई स्टेटमेंट के सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ वर्ड कौन सा यूज किया गया, टर्म्स कौन सी यूज की गई? सर ये तो नो यूज की गई, और नो कौन सी फैमिली का पर्सन, नेगेटिव। तो यहाँ और उस कंसेप्ट को अपडेट करो, यहाँ आपने लिखा था इफ गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड कंक्लूजन क्या लिखा था, नेगेटिव, उसके साथ लिखो एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसी का ऑपोजिट। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसी का ऑपोजिट। अगर दी गई स्टेटमेंट के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ नेगेटिव टर्म यूज हो रही है, तो इनका जो कंक्लूजन होगा वो कभी क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। और यहाँ बी और ए के साथ पॉजिटिव, ए और बी के साथ पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। क्या ये बात क्लियर है? अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने कहा जब भी गिवन स्टेटमेंट नेगेटिव, जब गिवन स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन कभी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और जब भी गिवन स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन कभी क्या नहीं होगा, पॉजिटिव। इसी बात को हमने एक नोट में लिखा था, इफ गिवन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। यहां तक की कहानी क्लियर? हाँ सर, आओ इन दो कंक्लूजन पे जो हमने अभी छोड़ रखी हैं, बताओ मेरे को शाबाश, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ये कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो देखो सर, कुछ स्टूडेंट ट्रू कर रहे हैं इन चीजों को और कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? देखो बात को समझना, मैंने एक छोटी सी कहानी में कहा, सर इधर देखना, इस तरफ देखना, मैंने एक छोटी सी कहानी में कहा, इन दोनों को रब कर रहा हूं पॉजिटिव वालों को। मैंने एक छोटी सी कहानी में कहा सर नो इंडिया इज पाकिस्तान। क्या ये बात क्लियर है? ऑब्वियसली जब मैंने नो इंडिया इज पाकिस्तान कहा तो आपके दिमाग में क्या आया, ज्योग्राफिकली एरिया, कि सर जितना भी इंडिया है वो सारा का सारा क्या नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ, सारा दिल्ली किस में है, इंडिया में, और सारा इस्लामाबाद किस में है, पाकिस्तान में। ये बात तो क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं सर बताओ दिल्ली और इस्लामाबाद में किसका रिलेशन होगा, तो सर आप क्या बोलोगे, नो का ही तो होगा। अगर सारा का सारा ये पार्ट ये नहीं है तो इसके अंदर आने वाला हर एक पार्ट इससे किसका रिलेशन बनाएगा, नो का ही तो बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो दिल्ली इज इस्लामाबाद। सर सही बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा? तो ये जो दिल्ली है वो इंडिया का क्या है, सम पार्ट ही तो है। इस लैंग्वेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम दिल्ली इज नॉट इंडिया। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ए इज नॉट बी। ये बात क्या है, ट्रू। और उसी का रिवर्स, सम बी इज नॉट ए, ये भी क्या होगा, ट्रू। क्या यहां तक की कहानी क्लियर हुई? अगेन एक छोटी सी एग्जांपल और देख लो। मैंने कहा सर ये एक विलेज ए है, विलेज मतलब एक गांव है ए, और ये है बी, इन दोनों में किसका रिलेशन है, नो का। देखो जब जज ने बोला होगा ये बात, तो जज ने बड़ा कुछ सोच के बोला होगा। उसकी सोच क्या कि ए में आने वाली हर एक वैल्यू बी से किसका रिलेशन बना रही है, नो का। अगर मैं सपोज कर रहा हूं कि ए विलेज में एक राम का घर है और बी विलेज में एक श्याम का घर है, तो बताओ राम और श्याम के घर में कौन सा रिलेशन फॉलो किया जाएगा? तो इस रिलेशन को हम बोल सकते हैं नो राम, मतलब राम और श्याम के लिए हम बोल सकते हैं नो आर इज एस। क्लियर सर? तो इसी बात को अगर इसके साथ रिलेट करके बोलना होगा तो सम ए इज नॉट बी, या बोल सकते हैं सम बी इज नॉट ए। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? शाबाश। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो उम्मीद कर रहा हूं आपने इन तीनों पॉइंट को, तीनों टर्म्स को अच्छे से समझा। क्लियर सर? आओ अब इन्हीं पॉइंटों को एक अप्रोच के साथ भी सॉल्व करते हैं, और जब कल जूम पे लाइव क्लास लूंगा तो इस कंसेप्ट को वहां पे आप देखोगे अप्लाई होते हुए भी दिखाई देंगे। क्लियर सर? देखो सर, सबसे पहला पॉइंट, अब हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे जिसको बोलेंगे 100 और 50। ये 100-50 के ऊपर हमने 3 वीडियो को लेके आना नेक्स्ट पार्ट में, जिनमें हम हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते चलेंगे। अब हम एक कंसेप्ट यूज करने लगे हैं 100 और 50 का, और ये जो 100 और 50 का कंसेप्ट है ना भाई साहब, ये सारे की सारी वेन डायग्राम को खत्म कर देगा। और कुछ प्रैक्टिस के बाद आप खुद बोलोगे सर विद इन 1 मिनट या 30 से 1 मिनट के बीच में हम लोग सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू हो चुके हैं सर।
क्या ये बात क्लियर है? और इस कंसेप्ट का नाम क्या रहेगा? 100 और 50 भी बोल सकते हो, 100 और 50 भी बोल सकते हो। क्लियर सर? किस तरह से रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर बड़ी सारी कहानियां हैं, तब तक जुड़े रहो मेरे साथ, देखते रहो आफ्टर। देखना सर कैसे, चलो वो तो रहा साइड, देखते रहो सर कैसे। देखो सर यहां 100 और 50 वर्ड यूज किया जाएगा। देखो यहां जैसे टर्म यूज कर रहा है सम ए इज बी, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? इसका मतलब क्या होगा? कुछ ए क्या है? बी। अगर कुछ है तो ए के लिए वैल्यू क्या होगी? 50। क्या ये बात क्लियर है? ए के लिए वैल्यू क्या होगी? 50। इस फर्स्ट ए के लिए वैल्यू क्या होगी? 50। सम ए इज बी बोला ना उसने, तो मतलब क्या होगा? कुछ ए इज बी, तो ए के लिए कितनी वैल्यू होगी? 50। ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? चलिए शाबाश। अगले वर्ड में मैंने कहा सर ऑल ए इज बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा ए क्या है? बी। अगर सारा ए बी है तो अब ए के लिए वैल्यू क्या होगी सर? 100। क्या ये बात क्लियर है? अगर एग्जामिनर बोल रहा है सम ए इज बी, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ए के लिए वैल्यू कितनी होगी सर? 50। अगर बोल रहा है ऑल ए इज बी, तो वैल्यू क्या होगी? 100। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पक्का जी? हाँ सर। अगली स्टेटमेंट में कहा उसने सम ए इज नॉट बी। अब मेरे को एक बात बताओ, सॉरी, अगली स्टेटमेंट में कहा नो ए इज बी। ये पॉजिटिव की ही तो नेगेटिव फॉर्म है। ऑल ए इज बी मतलब सारा ए बी है, नो ए इज बी का मतलब क्या है? सारा ए बी नहीं है, मतलब पॉजिटिव की ही तो नेगेटिव फॉर्म है। अगर पॉजिटिव की ये नेगेटिव फॉर्म है तो अगेन ए के लिए वैल्यू क्या होगी? 100। ये नेगेटिव मतलब क्या डिफाइन करेगा, आगे जाके हम चीजों को समझ रहे होंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? क्लियर सर? मैंने क्या कहा? ऑल के लिए वैल्यू क्या है? 100। और नो ए इज बी का मतलब क्या है? सारा ए बी नहीं है, तो सारा का मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? 100। ये पॉजिटिव की ही तो नेगेटिव फॉर्म है सर। अगला वर्ड देखो अगेन सम ए, सम ए तो मतलब वैल्यू क्या होगी? 50। फिलहाल इन दो कंक्लूजन को आगे जाके हम पढ़ेंगे, इन स्टेटमेंट के ऊपर अप्रोच क्या रहने वाली है। पहले बेसिक देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो सब्जेक्ट की वैल्यू तो डिफाइन हो चुकी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज 50 होगी। क्या यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या कहा सर? देखो जब हम ट्रिक सीखते हैं ना तो वहां पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो मैंने क्या कहा कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज कितनी डिफाइन की जाएगी, डिसाइड की जाएगी? 50। और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑलवेज कितनी माननी है? 100। क्या ये बात क्लियर है? क्या इस बात को समझ पाए? क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? अगर अच्छे से समझ पाए हो तो सर मेरे को एक बात छोटी सी बताओ। अगर स्टेटमेंट में लिख रखा है सर ऑल मैंगो इज एप्पल, ऑल मैंगो इज एप्पल, तो शाबाश, इस मैंगो के लिए वैल्यू बताओ सर कितनी होगी? सर अगर ऑल है तो वैल्यू कितनी होगी? 100। और इस एप्पल के लिए सर 50। कोई डाउट? शाबाश। अगली स्टेटमेंट में अगर लिख रखा है सर सम ऑरेंज इज बनाना, तो सर बताओ इस ऑरेंज और बनाना के लिए वैल्यू कितनी होगी? सर ऑब्वियसली सम है तो 50 होगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? 50 होगी। अगली स्टेटमेंट में लिख रहा है सर एग्जामिनर नो ट्रेन इज कार, नो ट्रेन इज कार, तो शाबाश, इस ट्रेन के लिए वैल्यू कितनी होगी? सर ये पॉजिटिव की नेगेटिव फॉर्म है तो ट्रेन के लिए वैल्यू होगी 100, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कितनी वैल्यू देनी है? 100 सर। अगली स्टेटमेंट में लिख रहा हूं सर सम ए इज सम विलेज इज नॉट सिटी, सम विलेज इज नॉट सिटी, तो सर विलेज की वैल्यू कितनी होगी? सर सम है तो 50, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑलवेज 100। क्या ये बात क्लियर कर पाए? शाबाश। क्या इस बात को क्लियर कर पाए? अगर इस बात को क्लियर कर पाए हैं तो आ जाओ सर अगेन एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। शाबाश। अगर मैं इस एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं तो सर यहाँ ए के लिए वैल्यू कितनी होगी? सर 50, और बी के लिए भी कितनी होगी? 50, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 50। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगर क्लियर है तो सर देखो पहला कंक्लूजन क्या है? सम बी इज ए, इसका मतलब क्या है? सम ए इज बी, ये बात क्लियर है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? सम बी इज ए, तो बी के लिए वैल्यू क्या है? 50, और ए के लिए भी क्या? 50। अगर किसी बंदे के पास 50 रुपए हैं तो क्या वो 50 में से 50 रुपए खर्च सकता है कि नहीं खर्च सकता? तो हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर लेके भी चीजों को समझ रहे होंगे।
अगर मैंने कहा स्टेटमेंट मतलब इनकम, कंक्लूजन मतलब एक्सपेंडिचर, अगर किसी बंदे के पास ए के पास 50 है, बी के पास 50 है, तो क्या ये 50 और 50 खर्च सकते हैं कि नहीं खर्च सकते? हाँ सर बिल्कुल खर्च सकते हैं। अगर खर्च सकते हैं तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? अभी देखना आप चीजों के ऊपर अप्लाई करोगे अप्रोच को। अगला वर्ड देखो सर, शाबाश, इनको मैं रब कर रहा हूं। अब आपने 100 और 50 के साथ क्वेश्चनों को बताना है विदाउट वेन डायग्राम। अब सर मैंने कहा सम ए इज बी, ऑब्वियसली स्टेटमेंट का रिपीट होना तो डेफिनेटली ट्रू होगा, बट अगेन 50-50, सो मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं 50 रुपए खर्च सकता हूँ कि नहीं खर्च सकता? बिल्कुल खर्च सकता हूँ, तो अगेन ट्रू। अब मेरे को ये बताओ सर, ऑल का मतलब 100 और 50, यार बी के पास 50 है, बी ने तो 50 खर्च लिए, बट सर ए के पास 50 रुपए हैं तो वो 100 रुपया कैसे खर्च सकता है? अगर मेरी जेब में 50 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए की चीज कैसे खरीद सकता हूं? तो फॉल्स। अगेन समझ पाए? देखो अभी बेसिक है, समझने में टाइम लगेगा, जब सीख जाओगे, ऑब्जर्व कर लोगे, तो रिफ्लेक्ट करने में कुछ सेकंड लगने वाले हैं। क्लियर सर? तो फॉल्स होगा, क्योंकि बी के पास वैल्यू 100 है, इधर 50 है, फॉल्स होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, सारे क्या होंगे? फॉल्स ही होंगे। यहां तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। क्लियर सर? तो कहने का मतलब जो कंक्लूजन ट्रू होते हैं ना, उनमें हम और जल्दी आ जाएंगे। जो फॉल्स हैं, जो एक बेसिक अप्रोच के साथ फॉल्स हैं, वो तो फॉल्स ही रहने वाले हैं, बट जो ट्रू हैं, जो ट्रू होते हैं, उन्हीं के ऊपर तो हम काम करते हैं। उनके ऊपर अब हम काम किस तरह से करेंगे? 100 और 50 के साथ। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो सर बताओ ए के लिए वैल्यू क्या होगी? शाबाश भाई साहब 100, और बी के लिए क्या होगी? 50। तो शाबाश, ए के लिए 50 और बी के लिए 50, 100 में से 50 खर्च सकता है, 50 है तो 50 खर्च सकता है, ट्रू। आगे पढ़ना ही नहीं है क्या है, सम है, ऑल है, नो है, रोला ही खत्म। बस एक बात है, पॉजिटिव है, नेगेटिव आने पे चीजें फॉल्स होंगी ये सारी। बस ध्यान देना आपने पॉजिटिव के लिए कैसे कंक्लूजन को ट्रू करना होता है। शाबाश। नेक्स्ट बोलो सर 50-50, ट्रू सर। अब मैं लिख नहीं रहा, बेसिक था तो लिखा चीजों को, अब मैं मन में ही चीजों को सॉल्व कर रहा हूं। सर देखो स्टेटमेंट का रिपीट होना तो ट्रू। सर यहाँ देखो ए बी के लिए वैल्यू कितनी आ गई? 100, बी के पास 50 है, 100 कैसे खर्च सकता है सर? तो फर्स्ट। क्या बात समझ पाए? शाबाश। क्या इस कहानी को समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो सर शाबाश, नेक्स्ट पे आ जाओ। सर अब मेरे को एक बात बताओ, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो ए इज बी, यहां तक कहानी क्लियर है? ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, बट नेगेटिव सेंस के साथ। मतलब इन 100 और 100 में कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे? नेगेटिव वाले। क्लियर? आगे जाकर हम एक रूल को पढ़ेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या रहने वाला है। फिलहाल आप ये मान के चलो, जब भी नो होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसके आगे नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, मतलब नेगेटिव सेंस के कंक्लूजन इससे ट्रू निकल के आएंगे। जैसे यहाँ बी और ए है, 100-100, आगे नेगेटिव है तो ट्रू। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा। सर ए और बी नेगेटिव है, 100-100, ट्रू। सर बताओ 100 रुपया 50-50 खर्च सकते हैं कि नहीं खर्च सकते? जिनको डाउट था क्लियर हो गया यहाँ पे? आगे कुछ भी है? अब मेरे को ये बताओ, सम का मतलब क्या होगा? 50-50, 50-50 है, 100 रुपया 50 खर्च सकते हो कि नहीं खर्च सकते? खर्च सकते हैं सर। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा, ट्रू। अगेन ट्रू। यहीं पे पॉजिटिव होता तो सीधा देखते उस पे 100-50 को नहीं लगाते। क्या यहां तक की कहानी को क्लियर कर पाए? अगर आप यहां तक की कहानी को क्लियर कर पाए हो तो सर आप देखोगे अभी मैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा और आप देखोगे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर सर? शाबाश। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं आप इस 100 और 50 के बातों को समझ पाए होंगे। अगर आप 100 और 50 की बात को अच्छे से समझ पाए हो तो शाबाश। एग्जाम्पल नंबर मैं आ रहा हूं 1 की तरफ। क्लियर सर? अब मैं एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा हूं सर देखना, सम ए इज बी, ठीक है जी, ऑल बी इज सी। क्लियर सर? फिलहाल ये दो स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए इज सी। शाबाश। कंक्लूजन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं सर देखना, सम सी इज बी। तो पहले हम इसको बेसिक से देख लेते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या रहने वाला सर? सम ए इज बी, सर सम ए इज बी, ऑल बी इज सी। सर ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा? सारा बी किस में है? सी में। क्लियर सर? देखो मैंने कहा सर सम ए इज बी, कुछ स्टूडेंट इस तरह से कर देगा, सर देखना कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देगा, ये गलत है। कुछ स्टूडेंट ऐसे कर देगा, ये गलत है। उसने कहा सारा बी किस में है? सी में। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कर देगा, ये भी गलत है। देखो सारा बी तो सी में है, बी भी सारा
सी में है, ए भी सारा किसमें आ गया, सी में। स्टेटमेंट ने तो ऐसा कहा नहीं, तो ए की वैलिड डायग्राम है जो ऊपर देख लो। अब इसके बेस पे कंक्लूजन देखो, सम ए सी, क्या आपको कुछ ए का पार्ट सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो दिख रहा है वो बिक रहा होगा, शाबाश। सम सी इज बी, तो आप देख रहे हो सर सम सी इज बी। अगर सारा स्टूल क्लासरूम में है तो क्या क्लासरूम का थोड़ा सा पार्ट स्टूल के नीचे होगा कि नहीं होगा? होगा, तो दूसरा भी क्या हो गया, ट्रू। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2 फॉलो। इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? अगर ये बात क्लियर है तो मैं कुछ छोटी सी इनक्वालिटी की बात बताओ सर, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। पहला कंक्लूजन है P ग्रेटर देन R, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? शाबाश सर, आप बोल रहे हो ये ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि अब आपने Q और Q को क्या किया, कंबाइन किया, इक्वेशन बन के आई P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, तो मतलब P ग्रेटर देन। क्या ये बात मान रहे हो आप? ऐसा ही कुछ होता है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो तो सर सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी पॉजिटिव, सर इस रूल को लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये रूल्स का पार्ट नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ज्वाइन किया जाएगा, जैसे ये दोनों स्टेटमेंट क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इनके कौन, ये हो गया स्टेटमेंट। एक डायग्राम बना लेता हूं, चलो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा सर जब भी गिवन स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके कौन से कंक्लूजन ट्रू होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर यहीं पे कंक्लूजन होता सर नो ए इज सी, तो आप आंखें बंद करके इस कंक्लूजन को फॉल्स कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कंक्लूजन कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बेसिक आपने समझ लिया सर। अब अप्रोच की तरफ आते हैं। मैंने कहा सर जब भी दो स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट, जब भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो कंक्लूजन ऑलवेज कौन सा ट्रू होगा, नेगेटिव। क्या ये बात समझ पाए? आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मैंने कहा जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, अगर यहां होता सम कार इज ट्रक, नो ट्रक इज बस, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में कौन सा कंक्लूजन ट्रू होता, इस 100 और 50 के रूल में। ये पढ़ रहे हैं 100 और 50 का रूल। अब 100 और 50 आपको मेन था अप्लाई कराना, सिखाना मैंने, किसके लिए 100 मानना होता, किसके लिए 50, वो सीख चुके हैं। अब आ रहे हैं उनके रूल्स के ऊपर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन ऑलवेज कौन सा होगा, पॉजिटिव ट्रू। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन कौन सा होगा, ऑलवेज नेगेटिव ट्रू। नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू होगा। ये कंक्लूजन कौन से ट्रू होंगे। थर्ड पॉइंट, जब भी नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो ऑलवेज इन दोनों के बीच में कौन सा कंक्लूजन होगा, इनमें बनता जी आपका नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब क्या है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट के बीच में सारे के सारे कंक्लूजन क्या होंगे, फॉल्स। देखो एक छोटी सी एग्जांपल, बेसिक, नो ए इज बी और नो बी इज सी। अब मैं आपसे पूछूं सर सम ए इज सी, तो क्या अब बताओ ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? सर आप कहोगे फॉल्स होगा। सम ए इज सी, ये फॉल्स ही होगा। सम सी इज ए, फॉल्स। नो ए इज सी, नो सी इज ए। तो आगे जाके हम एक डाउट लाइन केस पढ़ेंगे थोड़ी ही देर में। पहले हम 150 के रूल की बात को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो सर यार ये 3 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? क्या ये 3 पॉइंट क्लियर है? मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, सर पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव और नेगेटिव में कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, सर कोई रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन बनेगा, सारे रिलेशन क्या होंगे, फॉल्स होंगे। यहां तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, ये था रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो आता ना ओनली फ्यू ए इज बी, तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। और आप सब जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो जानता है कि आज अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ना, हर स्टेटमेंट में ओनली फ्यू जरूर मिलता है। तो पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 ने क्या कहा, देखो सर जैसे अगर मैं बात करूं सर पी से आ तक जाया जा रहा कि नहीं जाया जा रहा, अगेन यहां पे भी सर ए से सी तक जाया जाएगा। बट ए से सी जाने की कंडीशन क्या है, सर आपको देखना है कौन सी वैल्यू कॉमन है जो ए से सी तक पहुंचा सकती है। तो कौन सी पहुंचा सकती है, बी। सर क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ रूल नंबर 2 का, कि सर अगेन आपको क्या करना है, इक्वेशन को कंबाइन करना है, बट किससे, कॉमन वेरिएबल से। तो लिख दो यहाँ पे हिंदी पंजाबी इंग्लिश में कि सर आप फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि सर आपको सर ए से कहां जाना है, सी तक।
ए से सी जाने की कंडीशन क्या है कि बी कॉमन करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। और आप जानते हो यहां जैसे क्यू कॉमन करके इक्वेशन बनाता है वैसे ही यहां कॉमन करके कौन बनाएगा, बी। बट सर इसके साथ एक कंडीशन है, ये बी तब ही कॉमन हो पाएगा, ये बी कब तब ही कॉमन हो पाएगा अगर इस बी की पास टोटल जो वैल्यू है वो कितनी होगी, या तो 150 या तो 200। कहने का मतलब 100 से बड़ी वैल्यू। अगर इस b की वैल्यू का प्लस 100 से अबव है तो मतलब a से c तक जाने का जो बैरियर है वो क्या हो जाएगा, ओपन। अगर इस b की वैल्यू 100 है या लेस देन 100 है, मैंने कहा या तो 100 है या तो लेस देन 100 है, तो a से c आपका बैरियर जो है वो ओपन नहीं होगा। उस केस में कंक्लूजन क्या माना जाएगा, फॉल्स। अभी हम क्वेश्चन को और डिटेल में समझेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ट्रिक लगाना ना इस चैप्टर में तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। क्लियर सर? पेशेंस रखना और समझते चलना। और उम्मीद कर रहा हूं अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी और समझ भी पा रहे होंगे अच्छे से। तो मैंने अगेन क्या कहा सर, ये रूल नंबर 2 में मैंने क्या कहा सर, अगर आपको ए से सी जाना है सर, ए से सी कब जाया जाएगा, जब बी कॉमन होगा। जब बी कॉमन है सर तभी जाया जाएगा। बट बी कब कॉमन हो सकता है, जब बी के पास वैल्यू किससे बड़ी होगी, 100 से बड़ी, मतलब या तो 150 या तो 200। अगर बी के पास वैल्यू 100 ही रहती है या 100 से कम रहती है तो उस केस में ए से सी तक नहीं जाया जाएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो आओ कंक्लूजन नंबर 1 की तरफ। शाबाश। सम ए इज बी, देखो मैं विदाउट वेन डायग्राम करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, समझना। और यही था कंक्लूजन पहले पूरी कहानी को समझने का, यहां तक आने के लिए। तो सर सम ए इज बी मतलब 100 पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये आप 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इन क्वेश्चनों को आप माइंड में ही सोच रहे होंगे। अब कंक्लूजन क्या है सर, आप जानते हो दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा सर, पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव होता तो पहले ही आउट कर देते। अब वो पॉजिटिव है तो कौन सा ट्रू हो सकता है, इस बात को समझना है। मैं चलो एक कंक्लूजन और बढ़ा देता हूं आपके लिए। शाबाश। अगर अब आप एक बात को समझना, आप इनकम और एक्सपेंडिचर की बात को समझ पाए हो। अब आप एक बात को बताओ सर, ए से सी जाया जा सकता है क्योंकि बी कॉमन है और दोनों का प्लस कितना आ रहा है सर, 150। अगर 150 आ रहा है तो बैरियर ओपन हो जाएगा, मतलब ए से सी तक जाया जाएगा। जब आप ए से सी तक जा रहे हो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा, पॉजिटिव ही होगा। सर ए के पास अगर 100 रुपया है तो 50 रुपया खर्चे, कोई प्रॉब्लम? सॉरी, इसमें तो ए के पास 50 ही है, कंफ्यूजन हो गई थी, गलती लग गई थी मेरे से। अगर ए के पास 50 है तो 50 है, सी के पास 50 है तो 50 है। बी से सी बैरियर ओपन, ए से सी इजिली पहुंच पाया, सम है तो सम एज इट आ गया। तो मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, क्या बात समझ पाए? देखो जो स्टूडेंट एवरेज है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अपने आप पे विश्वास रखना, चीजों को समझना। जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कल सॉल्व करूंगा ना आपको लाइव के साथ, तो आप देखोगे यार वाकई में सब चीजें सॉल्व होनी स्टार्ट हो रही है। चलो शाबाश। सम बी सी इज बी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन ही ट्रू होगा। बी सी के पास 50, बी के पास 50, बात क्लियर है? इसका मतलब तो यही हुआ। अब मेरे को ये बताओ सर, सी के पास 50 है, 50 खर्च सकता है, बी के पास 100 है, 50 खर्च सकता है, तो ट्रू होगा। अगला कंक्लूजन उम्मीद कर रहा हूं आप खुद बताओगे। ऑल सी ऑल ए इज सी, शाबाश। अब ए के पास कितनी वैल्यू होगी सर, 100 होगी, सी के पास 50, ये बात जान चुकी हो, 100 और 50। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वाली बात को। इसका मतलब क्या हुआ, ए से सी 100 और 50, ए के पास वैल्यू कितनी है 50, 100 कैसे खर्च सकता है, तो फर्स्ट। उम्मीद कर रहा हूं आप कंक्लूजन में इसका कमेंट में आंसर दोगे इस वाले सेम प्रोसीजर। एग्जांपल नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 4, ट्रू या फॉल्स। क्या यहां तक की कहानी समझ पाए? बोलिए सर, क्या आप लोग यहां तक की बात को समझ पाए हो भाई साहब? अगर समझ पाए हो तो चलो एक एग्जांपल और रीड करते हैं सर। शाबाश। 150 से करोगे, वेन डायग्राम नहीं बनाओगे।
बनाओगे सर? नेगेटिव, नो का मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव की ही तो नेगेटिव है, तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू अगेन 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 ही रहने वाली है जी, जानते हो आप। अब बताओ मेरे को एक बात, देखो दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, बी आपको जाना है सी से ए या ए से सी, क्या इस बात को समझ रहे हो? ए से सी जाना है या सी से ए जाना है? सर ए से सी या सी से ए तब भी जा पाएगा जब बी आपका क्या होगा, कॉमन होगा, और कॉमन होने के साथ वैल्यू क्या देगा, 150 या 200, यहाँ तो 200 वैल्यू मिल रही है, तो मतलब आप बोल रहे हो सर ए से सी जाया जाएगा। बट सर यहाँ एक बात को देखो, नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट ने क्या देना है, नो रिलेशन, मतलब ऑलवेज नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में कंक्लूजन क्या होते हैं, फॉल्स। क्या बात समझ पाए? इन चीजों का भी ध्यान रखना आपने। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंक्लूजन की, तो अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, यहां तक क्लियर है? अब यहाँ क्या 50, यहाँ क्या 100, यहां तक क्लियर है? तो सर बताओ, अगर इसके पास नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही ट्रू होगा? हाँ सर होगा। सर अब मेरे को ये बताओ, इसके पास 100 रुपए है तो क्या 50 खर्च सकता है? सर खर्च सकता है। अगर इसके पास 100 है तो 100 का 100 खर्च सकता है, तो कंक्लूजन ट्रू विदाउट वेन डायग्राम। बोलो सर समझ आया? नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट नो रिलेशन, ये मैं लिख चुका हूं। देखो चीजों को थोड़ा सा समझने में टाइम तो लगेगा, बट अपने आप में विश्वास रखो। क्लियर सर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सम स्टेटमेंट है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, शाबाश। जल्दी से देखो सर, आपको अगेन इसमें कंक्लूजन पहले पढ़ने हैं। सम का मतलब क्या, 50-50 सर। सर कहने का मतलब आपको सी से कहां जाना है, ए, सी से ए से सी। बी ब्रिज का काम कर रहा है, 50 और 100 150 जाया जाएगा, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, और ये पहला। बोलो क्लियर हुई अप्रोच? शाबाश। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां लिखो सम बी इज डी। हमें को एक बात बताओ सर, बी से कहां जाना है, डी, तो ब्रिज का काम करेगा सी। सर ब्रिज का काम करेगा सी, क्या ये बात क्लियर है? अगर सी ब्रिज का काम करेगा तो सर बताओ सी के पास वैल्यू क्या मोर देन 100 है? सर ये वैल्यू तो 100 से ज्यादा नहीं है। अगर सर ये था पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, अगर उसके पास वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं है या 100 से छोटी है, तो उस केस में बी से डी तक का बैरियर ओपन ही होगा। ओपन ही होगा तो कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। क्या बात समझ पाए? क्या इस बात को समझ पाए? चलो एक बार डायग्राम देख लो सर, सम ए इज बी। और आप यकीन मानोगे सर, बड़े कम स्टूडेंट हैं जो इस अप्रोच को जानते होंगे। ऑल बी इज सी, जो ऊपर हमने 150 की पढ़ी, सम सी इज डी। इंस्टीट्यूट में मैंने बच्चों को पढ़ा रखा था रिवर्स सिलोसिज्म के केस में। अब मेरे को ये बताओ सर, सम बी इज डी, बी से डी, क्या बी से डी कोई रिलेशन है? इनको बोलते हैं डाउट लाइन केस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक केस और, वेन डायग्राम के साथ डाउट लाइन केस। और डाउट लाइन केस में क्या होता है, सारे के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं, फॉल्स, इवन वो पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो। अभी मैं डाउट लाइन का कंसेप्ट ही नहीं लेके आया। मैंने यहाँ क्या कहा कि सर सी और सी कंबाइन तो हो रहा है, बट सर बी से डी कब बैरियर ओपन होगा? देखो सी कंबाइन तो होगा, ये रास्ते को कब ओपन करेगा, तब भी करेगा अगर इस पे वेट कितना पड़ेगा, या तो सर 100 से अबव, मतलब 150 या 200। अगर ये वेट 100 रहता है तो ये बैरियर बंद हो जाएगा, मतलब आप यहां से यहां नहीं जा सकते। क्या ये बात क्लियर है? तो वही पॉइंट था ये। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करना चाह रहा हूं। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां पे होता ऑल, अगर यहां पे होता ऑल और कंक्लूजन कुछ इस तरह से होते, फर्स्ट वन इज सम डी इज ए, और एक होता आपका सम बी इज डी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को बताओगे। एक और पॉइंट, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नो नोट आने के कंक्लूजन तो फॉल्स ही होने हैं, बट हम काम कर रहे हैं कौन से ट्रू होंगे, बट स्पीड के साथ। शाबाश, बताइए। अब आप एक बात को जानते हो सर, बी डी से कहां जाना है, पहले आओ बी, पहला दूसरा देख लेते हैं। सर बी से कहां जाना, डी तक, बी से जाना डी तक, बैरियर सर ओपन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 100 और 50 150 है, तो इसके पास वैल्यू कितनी है, 100, 50 खर्च सकता है, वैल्यू कितनी है 50 खर्च सकता है, तो ट्रू। बोलो सर क्लियर है? वेन डायग्राम से भी बता दूंगा, बट यहाँ अप्रोच क्लियर है। जिन स्टूडेंट को क्लियर हो रही है, क्या उनको ये बात समझ आ रही है?
शाबाश। अब बताओ सम डी इज ए। देखो थोड़े क्वेश्चन करने के बाद पेशेंस रखना, इन 7 पार्ट को अच्छे से समझना। जब आप इन 7 पार्ट को अच्छे से समझ लोगे ना भाई साहब, तो सर आप खुद बोलोगे कि गुरप्रीत सर हम विद इन 1 मिनट 5 क्वेश्चन सिलॉक्स, विद इन 30 सेकेंड 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, इवन इनइक्वालिटी आपकी डायरेक्ट आ जाए या कोडिंग आ जाए, वो भी 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कोडिंग के लिए भी मैंने ट्रिक दे रखी है। अब आओ इस पे, डी से ए। सर डी से कहां जाना है? ए। सर ये ए और ये डी, तो पहले ब्रिज कौन करेगा? बी। अगला ब्रिज सी। सर अगर ये है तो सर क्या पी से एस नहीं जाया जा सकता? सर पहला ब्रिज दूसरा ब्रिज, सेम एज इट। ब्रिज ओपन कब होंगे इस बात का ध्यान रखना। अगर यहां सम होता तो सर डी तक नहीं जाया जाता, बट अगर वेट 50 150 या 200 है तो ये कंबाइन ए से सी जाया, ए से सी गया 50 और ये गया, तो मतलब ए से डी भी आप जा सकते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ, ये बात कंफर्म होगी। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जा सकते हो तो वैल्यू क्या लिख रखा होगा? सम ए इज डी या ऑल ए इज डी, यही मतलब होगा पॉजिटिव का ए से डी जाने का। अब मेरे को ये बताओ ए के पास कितनी वैल्यू है? सर 50, तो सर ये तो जा ही नहीं सकेगी, सर यही जाएगी। इसी बात को वो यहां लिख रहा है। क्या समझ पाए? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने आज के सेशन को पसंद किया होगा। आप हमारे स्पार्क इंस्टीट्यूट के जो ऑनलाइन बैच में आपको करवाया जा रहा है उस सारी मेहनत को आप पसंद कर रहे होंगे। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट हमारा बैच 15 को स्टार्ट हो रहा है, 15 जून को जल्दी ही, और एक हमारा आजकल में, और नेक्स्ट बैच हमारा 22 को। 15 को जो बैच शुरू हो रहा है उसका टाइम है 9 से 11 रात को, क्योंकि काफी सारे वर्किंग स्टूडेंट की इंक्वायरी थी इस बैच को लेके, और एक हम शुरू कर रहे हैं 1 से 3। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट का। अकाउंट असिस्टेंट का हम 15 तारीख को कर रहे हैं, जिसका टाइम है अगेन 9 से 11। क्यों रखा? क्योंकि सर इसमें जितने भी टीचर रहेंगे वो सारे के सारे आपके जॉब मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल पे हैं, तो वो सारे 9 से 11 ही फ्री होंगे, हमें फुल टाइम दे पाएंगे। और काफी सारे बच्चों की ये भी था कि सर हमें इवनिंग का ही टाइम दिया जाए, सो हमने अगेन 15 को 2 बैच शुरू कर। पॉइंट क्लियर है? जो भी स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देगा, आपको सारा क्राइटेरिया इस नंबर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, भगवान आप सबको खुश रखे, आप सब घर पे रहो, सेफ रहो। इंस्टीट्यूट आपके पास खुद चल के आ रहा है घर पे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। आपने बड़े सारे स्टूडेंट के फीडबैक हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टा पे देखे होंगे, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि 2G पे ये क्लासेस इजीली असेस की जा रही हैं। क्लियर सर? सो इसकी टेंशन आपने कदापि नहीं लेनी। बस मैं यही कहूँगा, आप कहीं से भी पढ़ो, सही कंटेंट पढ़ो, सही अप्रोच के साथ पढ़ो, और सर अपनी स्टडी के लिए डिसिप्लिन मैनर के साथ जेके बैंक की तैयारी करो। क्लियर सर? थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा।